हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोस होते हैं और जो कोफिशिएंट्स और उसके अलावा जो कांस्टेंट टर्म होती है उसमें क्या रिलेशन होता है उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस डिटेल को पढ़ने से पहले हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से इसको टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। सपोज करो हमारे पास एक पॉलिनोमियल है x² - 5x + 6, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। अब ये जो फॉर्म दे रखी है ये किसी भी पॉलिनोमियल की एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जो कि x² + bx + c की फॉर्म से मैच करती है, जहाँ पर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -5 और इधर c की वैल्यू 6 होगी। आइए इसके फैक्टर कर लेते हैं। तो 6 के हम ऐसे फैक्टर करते हैं कि प्लस करने पर 5 आ जाए। वैसे तो 9th क्लास में सब कुछ आपको फैक्टराइजेशन मेथड ये सब आता होगा, तो उसी मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। तो 6 के ऐसे फैक्टर्स करते हैं प्लस करने पर 5 आ जाए, तो जो हमें फैक्टर्स मिलते हैं वो 6 = 3 × 2 की फॉर्म में मिलेंगे। तो 3 और 2 को हम प्लस करते हैं तो हमें 5 मिल जाता है। तो ये होता है x² - 3x + 2x + 6। ब्रैकेट को जब हम ओपन करते हैं तो हमें मिलता है x² - 3x - 2x + 6। पेयर वाइज कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो इसमें से x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x - 3, इसमें से -2 कॉमन लेंगे तो इधर बचेगा x - 3। तो हमारे पास ये हो जाता है फैक्टर्स x - 3 × x - 2। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, अब ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है कन्वर्ट हो चुकी है। हम देखते हैं इसमें तो कन्वर्ट हो चुकी है फैक्टराइजेशन फॉर्म में, यानी ये इसके दो फैक्टर्स हैं, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है। डिग्री 2 होने की वजह से इसके जो फैक्टर्स होंगे वो 2 होंगे, 2 ही इसके जीरोस मिलेंगे। जीरोस के बारे में हम पिछले वीडियोज़ में हम बता चुके हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी फैक्टराइजेशन फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। इसी अगर एग्जाम्पल को हम इस फॉर्म में लिखते हैं तो 2x² - 10x + 12 और इसको फैक्टराइज करें तो सबसे पहले इसमें से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास मिलेगा x² - 5x + 6। अब यहाँ पर इस पॉलिनोमियल को हम कंपैरिजन करते हैं इससे, ये सेम पॉलिनोमियल है तो इसको फैक्टराइज करेंगे इसको, तो हमें यही वाले फैक्टर्स मिलने वाले हैं। तो इसको ले लेते हैं हम x - 3 × x - 2। अब हमने यहाँ पर और यहाँ पर गौर किया, जब इसके फैक्टर्स किए तो ये मिले और इसके फैक्टर्स किए हमने तो ये मिले। तो यहाँ पे दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है वो 2 का है। अगर हम यहाँ पे 1 लिख लेते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इन दोनों एग्जाम्पल से एक कंक्लूजन निकलता है कि अगर हम किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करना चाहें तो उसके फैक्टर्स करेंगे, 2 फैक्टर्स मिलेंगे वेरिएबल वाली फॉर्म में। उसके अलावा ये जो टर्म मिलती है हमें वो एक कांस्टेंट टर्म होगी जो कि इसका जीरोस नहीं होगा। हालांकि फैक्टर तो है लेकिन ये जीरोस में शामिल नहीं होगा। हमें जीरोस मिलते कैसे हैं, हमें मालूम है ये जो वेरिएबल की फॉर्म में जो फैक्टर्स मिले हैं इन दोनों से ही हमें जीरोस मिलेंगे। जैसे x - c को अगर हम 0 के इक्वल ले लेते हैं हमें x की वैल्यू 3 मिलती है। इसी तरीके से अगर x - 2 को 0 के इक्वल लेते हैं x की वैल्यू हमें 2 मिल जाती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमें 2 जीरोस मिलेंगे। हमारे पास ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, इसके 2 जीरोस मिले हमें, वो 3 और 2 हैं। यानी x की वैल्यू हम 3 पुट करते हैं तो इसमें हमें px की वैल्यू 0 मिल जाएगी। इधर x की वैल्यू 2 पुट करते हैं तब भी हमें px की वैल्यू 0 मिल जाएगी। इस तरह से x = 3 और 2 हमारे पास 2 जीरोस हो गए। तो हमने देखा कि x = 3 है और x = 2 है। तो अगर हम 3 को अल्फा मान लें, लेट x = अल्फा एंड और x = 2 को, ये जो 2 आया है इसको अगर हम बीटा मान लें तो x = हमें मिलेगा बीटा। इसको उधर ले जाते हैं तो x - अल्फा = 0 और इसी तरह से x - बीटा = 0। जिस तरह से x - 3 और x - 2 इसके फैक्टर्स थे, उसी तरह से x - अल्फा और x - बीटा हमारे पास 2 फैक्टर्स मिल जाते हैं। तो इसी बात को हम ध्यान में रखेंगे। अगर इनको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है
तो हम पी एक्स को लिख सकते थे 1 इंटू एक्स माइनस एल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा। यहाँ पर क्योंकि ये 3 और 2 को हमने अल्फ़ा और बीटा कंसीडर किया तो इसको हम ले सकते हैं 2 इंटू एक्स माइनस एल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा। इनको और इनको कंपैरिजन करते हैं तो हमें एक बात नोटिस करते हैं, ये जो टर्म मिलती है न्यूमेरिकल टर्म, यहाँ पे 1 है और यहाँ पर 2 है। अगर इसी तरह से ये जो फॉर्म है, अगर इस फॉर्म में होती 3x² माइनस 15x प्लस 18, इसको फैक्टराइज करते तो हमें मिलता 3 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2। तो हमने एक बात नोटिस की कि ये जो फॉर्म होती है इसको हम इस तरह की फॉर्म में, फैक्टराइज फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये हमें जो कांस्टेंट मिलता है, कांस्टेंट टर्म मिलती है, वो कोई भी टर्म हो सकती है। तो यहाँ पर इस फॉर्म को फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ पर हमें कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू मिल सकती है। तो इस बात को हम ध्यान रखेंगे आगे आने वाले पार्ट में। अब हम इसमें रिलेशनशिप फाइंड करने की कोशिश करेंगे जो जीरोज हैं और इसके जो कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट टर्म है उनके बीच में। तो सबसे पहले हम कंसीडर कर लेते हैं कि किसी पॉलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म होती है वो ax² प्लस bx प्लस c। हमें मालूम है ये किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म है। एज्यूम कर लेते हैं लेट अल्फा एंड बीटा आर द 2 जीरोज ऑफ px। हमने कंसीडर कर लिया कि ये जो px है यानी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसके 2 जीरोज है, अल्फा और बीटा। इट इम्प्लाइज यानी इससे ये साबित होता है कि x माइनस एल्फा एंड x माइनस बीटा आर द 2 फैक्टर्स ऑफ px। यानी इस px के 2 फैक्टर्स होंगे x माइनस एल्फा और x माइनस बीटा, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर इसी स्टैंडर्ड फॉर्म को हम फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिख लेते हैं तो हमें px की जो वैल्यू मिलती है, px हो जाता है k इंटू एक्स माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। यहाँ पर हम बता चुके हैं कि k क्या होता है। k यानी 1 2 3 4 कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है जो कि कोई एक नेचुरल नंबर होगा या फिर इंटीजर होगा या फिर कोई फ्रैक्शन भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इससे। तो इस px की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है अगर इसको हम यहाँ पर रख लेते हैं तो हमें मिलेगा ax² प्लस bx प्लस c इक्वस टू k इंटू, अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों का। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा हमें x² माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस एल्फा इंटू एक्स प्लस एल्फा बीटा k इंटू x²। इस पूरी टर्म में से अगर हम x कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर हमें मिलेगा एल्फा प्लस बीटा, x बाहर आ गया कॉमन, प्लस एल्फा इंटू बीटा। इस k का मल्टीप्लाई कर लेते हैं ब्रैकेट के अंदर तो हमें जो अगली टर्म मिलने वाली है वो kx² माइनस k इंटू एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस k इंटू एल्फा बीटा। ये हमारा नीचे चला आ रहा है ax² प्लस bx प्लस c। तो हमारे पास ये लास्ट टर्म आ गई। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है, इधर ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है, x² वाली टर्म है, x वाली टर्म है और उसके साथ साथ हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म है वो दोनों साइड में दे रखी हैं। यानी x² का भी कोफिशिएंट मौजूद है हमारे पास दोनों साइड में, x का भी कोफिशिएंट मौजूद है, इधर कांस्टेंट टर्म ही हमारे पास पहले से दे रखी है। अब हम दोनों साइड का हम कंपेरिजन करते हैं। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, अगर हम दोनों साइड्स का कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन किस तरह से किया था वो मैं बता दे रहा हूँ आपको। जैसे हम x² का कंपैरिजन करेंगे इसके x² के साथ, यानी x² का जो कोफिशिएंट है वो इसके कोफिशिएंट के इक्वल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि a की वैल्यू k के इक्वल होगी। इधर x का जो कोफिशिएंट है वो ये है, यानी माइनस का k इंटू एल्फा प्लस बीटा। इधर x का जो कोफिशिएंट है वो है b, यानी b इक्वस टू माइनस k इंटू एल्फा प्लस बीटा। इसके अलावा जो कांस्टेंट टर्म इधर दे रखी है हमारे पास वो k इंटू एल्फा इंटू बीटा है और इधर जो कांस्टेंट टर्म है वो है c।
तो हमें सी की वैल्यू के इंटू एल्फा इंटू बीटा, जहाँ पर एल्फा और बीटा जीरोस दे रखे हैं। इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस टर्म को लिख लेते हैं, b इक्वल्स टू माइनस के इंटू एल्फा प्लस बीटा। अगर हम एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालें तो इस माइनस के को उधर ले आएंगे, तो माइनस के का इसमें एल्फा बीटा के साथ में इंटू हो रहा है, तो माइनस के को उधर ले आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो इससे हमें एल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी b अपॉन माइनस के। अब यहाँ पर हम देखते हैं इस माइनस को ऊपर लिख सकते हैं, ये हो जाएगा माइनस बी अपॉन के। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि के को हम रिप्लेस कर सकते हैं ए से, क्योंकि के की वैल्यू एक इक्वल है, तो ये हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए। इसी तरीके से अगर हम यहाँ देखते हैं इसको, इस वाले टर्म को, तो हमें मिलता है सी इक्वल टू के इंटू एल्फा इंटू बीटा। अगर हम के को उधर ले जाते हैं तो हमें एल्फा इंटू बीटा मिल जाएगा, तो एल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन के, और के को हम रिप्लेस कर सकते हैं ए से, तो हमें मिल जाता है ये सी अपॉन ए। अब जरा स्टैंडर्ड फॉर्म पे नज़र दौड़ा लेते हैं। हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, बी एक्स का कोफिशिएंट है और इधर सी कॉन्स्टेंट टर्म है। अब यहाँ देखते हैं एल्फा प्लस बीटा, ये क्या चीज़ है, ये है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। यहाँ पर ये है हमारे पास माइनस बी अपॉन ए, इस माइनस को यहाँ लिख लेते हैं। बी क्या चीज़ है, बी है एक्स का कोफिशिएंट, और इधर ए क्या है, ए है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो अगर इसको हम लैंग्वेज की फॉर्म में लिखना चाहें तो हमारे पास लैंग्वेज की फॉर्म हो जाएगी कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये टर्म सम आ गई होगी, यानी सम ऑफ जीरो से होता है माइनस बी अपॉन ए, या फिर इसको दूसरी फॉर्म में लिख सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सेम कंडीशन यहाँ है, ये एल्फा इंटू बीटा है, तो एल्फा इंटू बीटा का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो यहाँ पर एल्फा इंटू बीटा जो दे रखा है वो सी अपॉन ए की फॉर्म है। अब सी क्या चीज़ है, सी है कॉन्स्टेंट टर्म, क्योंकि इसके साथ वेरिएबल नहीं है तो इस वजह से कॉन्स्टेंट टर्म कंसीडर की जाएगी। तो ये जाएगा कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन ए क्या है, ये है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ हम रिलेशन फाइंड कर चुके हैं, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं कि सम ऑफ जीरोस होता है वो माइनस बी अपॉन ए होता है। अगर इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में हम देखते हैं तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इधर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है वो सी अपॉन ए होता है, यानी कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हमें दो फॉर्म मिल चुकी हैं, दोनों के दोनों ये रिलेशंस होते हैं जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में। आइए इस टॉपिक को समराइज कर लेते हैं। अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर इसके जीरोस एल्फा और बीटा हैं, लेट एल्फा एंड बीटा आर द जीरोस, देन पी एक्स की जो वैल्यू लिखी जाएगी जीरोस वाली फॉर्म में तो वो होती है के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा बीटा। ये जो फॉर्म है ये फॉर्म है कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट वाली, लेकिन ये जो फॉर्म दे रखी है वो दे रखी है जीरोस वाली फॉर्म, यानी जिसमें कोफिशिएंट्स ना होकर सीधे सीधे जीरोस होंगे एल्फा और बीटा। तो इसको और थोड़ा डिटेल में लिख लेते हैं स्टेटमेंट वाली फॉर्म में। तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, अब एल्फा प्लस बीटा ये क्या चीज़ है, ये है सम ऑफ जीरोस, तो इसको लिख सकते हैं सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस ये जो एल्फा इंटू बीटा है वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो यहाँ पर हम पूरे वीडियो में एक बात सीखते हैं, अगर
किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए अगर हमें ए की वैल्यू दे रखी हो, बी की वैल्यू दे रखी हो और सी की वैल्यू दे रखी हो, कहने का मतलब ये है कि अगर हमें कोफिशिएंट्स दे रखे हों और कांस्टेंट टर्म दे रखी हो तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए हम इस फॉर्म का यूज़ करेंगे। अगर हमें अल्फा और बीटा यानी जीरोस वाली फॉर्म दे रखी है तो हम इस फॉर्म का यूज़ करेंगे। किसी किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होता है थोड़ा सा समझने का, तो क्वेश्चन के स्टेटमेंट को हम ध्यान से समझेंगे कि जो जीरोस दे रखे हैं वो सम की फॉर्म में दे रखे हैं और प्रोडक्ट की फॉर्म में दे रखे हैं या सिर्फ जीरोस दे रखे हैं। तो किसी किसी क्वेश्चन में दे रखा था ये जीरोस हैं तो इसकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओ, किसी किसी में दे रखा है ये सम ऑफ जीरोस ये है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये है तो इसकी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाली फॉर्म बनाओ। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, और अगले आने वाली वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल के जो कोफिशिएंट्स होते हैं और जो जीरोस होते हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है। धन्यवाद।